गरीब के लिए आया पैसे वाले घर से रिश्ता। ढोल और नगाड़े वाले धूमधाम से ढोल बजाते हुए बहुत सारा शगुन का सामान एक गरीब घर की तरफ लेते हुए बढ़ते जाते हैं। जरा देखो तो सही, आखिर ऐसा कौन है इस गांव में जिसके लिए इतने अमीर और पैसे वाले घर से रिश्ता आ रहा है। इन्हें तो देखते ही ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हों। आखिर कौन है हमारे गांव में जिसे इतना अमीर पैसे वाला खानदान मिल गया। गांव के लोगों में चर्चा शुरू हो गई। देखते ही देखते तेजस्विनी अपने बेटे विशाल के साथ गांव के गरीब घर जाकर रुकी। विशाल के सामने नंदिता खड़ी थी। अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। गांव के सभी लोग उन्हें बहुत घूर घूर कर देख रहे थे। इतने में तेजस्विनी ने ऊंची आवाज के साथ कहा, शहर के जाने माने लोग हैं हम, अमीरों में टॉप लिस्ट पर, किसी चीज की कमी नहीं है। आज हम यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया। जिस इंसान की मैंने इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट की, वो इंसान मेरे घर पर रिश्ता लेकर आ गया। अब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि पूरे गांव में इतने अच्छे अच्छे लोग थे, अच्छी खासी पोजीशन वाले, फिर भी इतने अमीर घर का रिश्ता एक गरीब घर में क्यों आया, और साथ में इतना सारा शगुन, पैसा, ये सब किस लिए। चलिए जानने के लिए तो हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। आज तो मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई है, माँ और पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नंदिता ऐसा सोचकर अपने घर जल्दी जल्दी जाती है, जहाँ उसके बूढ़े माता पिता बीमार हालत में पड़े होते हैं। अरे बेटी, तू आ गई, अपने पिता की दवाई लेकर आई हो। तुम्हारे पिता की बहुत तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। हाँ माँ, लेकर आई हूँ दवाई। और मेरी दवाई लेकर आई हो तुम? मुझे भी बुखार हो रहा है। हाँ माँ, लेकर आई हूँ, ये लो आप दोनों की दवाई। मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, खाना खाकर दवाई ले लेना। नंदिता ऐसा कहकर खाना बनाना शुरू करती है। बेचारी नंदिता हारी थकी जब घर आती है तो उसे रोजाना सभी के लिए खाना बनाना पड़ता है। बेटी, तुम्हें हमारे लिए कितना कुछ करना पड़ता है। आज अगर तुम ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। एकमात्र तुम ही तो हमारा सहारा हो। आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप मेरे माता पिता हो, आपकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, और मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। नंदिता ऐसा कहकर खुद भी खाना खाती है और अपने माता पिता को खाना खिलाती है, जिसके बाद उन्होंने दवाई देकर वो उन्हें सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगले दिन जब वह अपने काम पर जा रही होती है तो रास्ते में बहुत कीचड़ होती है। अचानक वहां से गाड़ी बहुत तेजी में आती है, जिसकी वजह से सारी कीचड़ नंदिता के ऊपर जाकर गिरती है। वह गुस्से में पत्थर उठाकर गाड़ी के शीशे पर मार देती है, जिससे गाड़ी का शीशा टूट जाता है। इन जैसे अमीर घमंडी लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए था। अमीर गाड़ी वाला अपनी गाड़ी रोकता है, जिसके अंदर से विशाल नाम का लड़का निकलता है। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने तो मेरी गाड़ी का शीशा ही तोड़ दिया। गाड़ी का शीशा तो तोड़ना ही था। तुम जैसे अमीरों को जरा भी दिखाई नहीं देता कि सड़क पर कोई चल रहा है। अरे तुम समझते क्या हो अपने आप को? 4 पैसे नहीं आ जाते और तुम जैसे छोटी सोच वाले लोगों का घमंड ऊपर आसमान पर पहुंच जाता है। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। नंदिता विशाल को बहुत कुछ बोलती है, सुनाती है, और विशाल बस उसकी तरफ देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। विशाल उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता, बस उसकी आंखों में खो जाता है। नंदिता उसे सुनाकर वहां से चली जाती है और इधर विशाल भी अपने घर आ जाता है। जब वह घर आता है तो नंदिता की यादों में खोया रहता है। कितनी खूबसूरत लड़की थी। आजकल हर एक लड़की को मेरे पैसों से मतलब है। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इतना अमीर हूँ। मेरे पास इतनी महंगी गाड़ी है। उसने मुझे कितना कुछ सुना दिया, लेकिन जब वो बोल रही थी तो कितनी प्यारी लग रही थी। विशाल को नंदिता से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो विशाल रात भर उसकी पेंटिंग बनाकर अपने कमरे में तैयार कर लेता है। मैं शादी करूंगा तो बस इस लड़की से ही करूंगा। अभी माँ को इस लड़की की तस्वीर दिखाता हूँ। विशाल अपनी अमीर माँ के पास जाता है और उसे नंदिता की बनाई हुई तस्वीर दिखाता है। माँ, मैं इसी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने इसे कल ही देखा है, पहली बार, और अब मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आप इसके घर मेरा रिश्ता भिजवा दीजिए। बेटा, ये कैसी जिद है? ये लड़की कहाँ तुम्हारे काबिल है। हाँ माना सुंदर है, लेकिन एक दिन में कोई प्यार होता है क्या? अपने लेवल की लड़की ढूंढो बेटा। नहीं माँ, मुझे इस लड़की से ही प्यार है। आप बस मेरी इस लड़की से शादी करवा दीजिए, और शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। आप इतना तो कर ही सकती हो मेरी खुशी के लिए। अपने बेटे की खुशी के लिए तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। अब तुम बस देखते जाओ।
तेजस्विनी बस उसी वक्त से फोन घुमाना शुरू कर देती है। वह एक के बाद एक शगुन के तोहफे तैयार करवाना शुरू करती है, ढोल नगाड़े वालों को बुला लेती और कई सारी गाड़ियों के साथ वो बहुत सारा पैसा, धन दौलत, शगुन लेकर ढोल नगाड़ों के साथ रिश्ता लेकर नंदिता के गांव उसके घर पहुंच जाती है। आज तक इतने अमीर घर का रिश्ता तो किसी भी लड़की के लिए नहीं आया होगा इस गांव में, जितना अमीर घर से रिश्ता इस गरीब नंदिता के लिए आया। देखो ना, इन लोगों के पास तो पैसों की कमी ही नहीं है, दुनिया भर की कार है, दुनिया भर का पैसा है। हाँ, सही बोल रही हो तुम, किस्मत हो तो ऐसी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? कल तक मेरे ऊपर कीचड़ उछालकर चैन नहीं मिला था क्या, जो अब यहाँ पर आकर पूरे गाँव में मेरी बेइज्जती कर रहे हो? जैसा मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। विशाल, मुझे लड़की पसंद है, लगता है आप दोनों लड़की के माता पिता हो। मैं आपसे ही बात कर लेती हूँ। मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ आपकी बेटी के लिए। ये पैसे, गहने, तोहफे और शगुन का सामान स्वीकार करके इस रिश्ते को अपना लीजिए। मेरे माता पिता भले ही हाँ कर दे, लेकिन मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी। बेटी, जरा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सविता अपनी बेटी नंदिता को अकेले में लेकर जाती है, जहां राजेंद्र भी नंदिता को समझाता है। बेटी, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हारी शादी कहीं अच्छी जगह करें, और ना हमारे पास इतना पैसा है। कब तक तुम हमारे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करके रखोगी? लड़का भी अच्छा है, उसकी माँ भी अच्छी है, और देखो ना कितने पैसे वाले लोग हैं। इतने अमीर घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, मना मत करो मेरी बेटी। मेरी बात मानकर शादी कर लो, हमारे सर से तुम्हारी शादी का बोझ भी उतर जाएगा। अपने माता पिता की बात मानकर नंदिता विशाल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद उसी समय तेजस्विनी वहां शादी की सारी तैयारी करवा देती है और अपने बेटे की शादी करवाकर वह अपने घर अपनी बहू नंदिता को ले आती है, जहां अपना अमीर ससुराल देखते ही नंदिता हैरान हो जाती है। कितने अमीर और पैसे वाले लोग हैं, कितना बड़ा घर है ये। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इतने अमीर घर में आऊंगी। तुम थक गई होगी, थोड़ी देर कमरे में चली जाओ और आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी शुरू करती हूँ। तेजस्विनी अपने कुछ अमीर मेहमानों को बुला लेती है। कुछ देर बाद नंदिता की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मुंह दिखाई की रस्म में कोई उसे छोटे मोटे 2-4 नोट नहीं देता, बल्कि जो भी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आगे बढ़ता है वह उसे नोटों की गड्डी देता है। अरे ये क्या, मेरी झोली तो नोटों के बंडल से भर गई है। इतने पैसे मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। सभी मेहमानों के जाने के बाद नंदिता अपनी सास से पूछती है, माँ जी, मैं इन पैसों का क्या करूं? ये तुम्हारे पैसे हैं, जो तुम्हारा दिल करे तुम कर सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इन्हें अपने पास रख लो। इस तरह जब शाम को पहली रसोई की रस्म होती है, तब भी सभी लोग नंदिता को शगुन के तौर पर नोटों की गड्डियां देते हैं, जिन्हें लेकर नंदिता की फिर से झोली भर जाती है और वह इतना सारा पैसा अपनी अलमारी में रखती है। अगर ये सारा पैसा मेरा है तो क्यों ना मैं इन पैसों से अपने गरीब माता पिता का घर बनवा दूं, वो बेचारे एक टूटे फूटे घर में रहते हैं। ये विशाल सुन लेता है। बहुत अच्छा सोचा तुमने, और अब से तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम चिंता मत करना, मैं उन्हें कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही नंदिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह विशाल को गले से लगा लेती है और भावुक होकर कहती है, ऐसी जिंदगी की कल्पना मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी, जैसी जिंदगी तुमने मुझे दी है। मेरे माता पिता ने अच्छा हुआ मुझे इस शादी के लिए समझाया। आज मैं ये शादी करके बहुत खुश हूँ, और मुझे तुम जैसा पति जो मिला है, मेरी तो जिंदगी बिल्कुल खुशहाल हो गई है। आगे भी तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही खुशहाल रहेगी, ये मेरा तुमसे वादा है। और मैं उन अमीरों में से नहीं हूँ जो बहुत घमंडी होते हैं। मैं तुम्हारे कदमों में जहान की सारी खुशियां लाकर रख दूंगा। इस तरह नंदिता अपने पति विशाल के साथ अपने अमीर पैसे वाले ससुराल में खुशी खुशी रह रही होती है। इधर वो अपने माता पिता का उन पैसों से घर भी बनवा देती है और उनके लिए एक नौकरानी भी रखवा देती है और हर महीने में उनके लिए राशन भी डलवाती है। चाय पी लो। आज फिर आप लाल चाय बना कर ले आई। कितने दिनों से हम बिना दूध वाली चाय पी रहे हैं, साथ में बिस्किट भी नहीं है। अरे मेरे बेटे को दूध वाली चाय पीनी है। बेटा, जो फ्रिज में पतीला भर के दूध रखा है ना, जरा जाकर उससे दूध वाली चाय बना ले, और किचन में जो ढेर सारे बिस्कुट के पैकेट है ना, जो भी मन करे उस पैकेट को ले आ। माँ, आप फिर सुबह सुबह शुरू हो गई, जो होना था हो गया। अरे ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आप आशीष की अब शादी का क्या करना है? भाई साहब का कॉल आया था, पूछ रहे थे कि कब शादी करना है। 6 महीने से तो हम उन्हें टाल रहे हैं। अगर अभी हमने टाल दिया तो रिश्ता तोड़ देंगे।
लेकिन हम उन्हें अपनी परेशानी भी तो नहीं बता सकते हैं। जब हमने उनसे रिश्ता जोड़ा था तब सब कुछ ठीक था, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं है। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारा ये आलीशान घर महल बच गया। वैसे भी हम लड़के वाले हैं तो हमारी तरफ से इतना ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। लड़की वाले ही सब कुछ करते हैं। मैं उन्हें अगले महीने का समय दे देता हूँ, क्या पता बहू के कदम पड़ने से कुछ सही हो जाए। ये सब इस कमबख्त की वजह से हुआ है। इतनी मेहनत से अपना बड़ा स्टार्टअप किया था, लेकिन आलसी महाराज ने अपने आलसीपा की वजह से सब कुछ खो दिया। पैसे चुकाने के लिए हमने सब कुछ बेच दिया, लेकिन इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रितेश ने अपनी सारी जिंदगी लगाकर एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया था। उस बिजनेस की तरक्की के चलते ही यह पूरा परिवार इस आलीशान महल में रहता था। लेकिन रितेश के बेटे आशीष ने कभी अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते इनका सब कुछ खत्म हो गया। बस इनके पास इनका एक आलीशान महल बचा था, जो सिर्फ कहने को ही आलीशान था। समय गुजरता है और आशीष की शादी उसकी मंगेतर अनामिका से हो जाती है। मेरा आलीशान ससुराल तो सच में काफी सुंदर है, जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। लेकिन माँ जी, यहाँ मुझे कोई नौकर वगैरह दिखाई नहीं दे रहे। क्या आज आपने सबकी छुट्टी कर रखी है? अरे नहीं बहू, वो क्या है ना, आजकल के नौकर ठीक से काम नहीं करते, बड़ी काम चोरी करते, इसलिए हमने नौकर रखे ही नहीं है। हम सभी अपने काम खुद कर लेते हैं, और वैसे भी हाथ पैर चलने चाहिए। भाभी आप थक गई होंगी ना, चलिए आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। शादी का दिन गुजरता है और आज अनामिका की पहली रसोई होती है। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, कुछ टेस्टी सा बनाऊंगी सबके लिए। अनामिका जैसे ही खाना बनाने के लिए राशन के डिब्बे खोलती है तो उसे किसी भी डिब्बे में राशन का एक भी दाना नहीं मिलता। चावल का डब्बा खाली है, ना आटा है और ना चावल। हरी सब्जियां भी नहीं है, फ्रिज भी बिल्कुल खाली पड़ा है, रसोई में भी कुछ नहीं है। इसका मतलब घर में राशन नहीं है। बिना राशन के मैं क्या बनाऊं? अनामिका जल्दी से अपनी सास के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। रसोई में राशन का एक दाना तक नहीं है, अब मैं बिना राशन के पहली रसोई कैसे करूंगी? अरे बहू, ये पहली रसोई की रस्म पुराने जमाने के लोगों की है। अभी तो तेरी शादी हुई है, शादी की थकान भी ठीक से नहीं उतरी है, तू खाने की चिंता मत कर। ठीक है माँ जी, अगर आप कह रही हैं तो। अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। सबकी प्लेट में सिर्फ एक एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी, जिसे देखकर ये क्या, सबकी प्लेट में सिर्फ एक ही रोटी और ये थोड़ी सी सब्जी बाकी है? बाकी का खाना कहाँ है? भाभी हम लोग इतना ही खाते हैं, वो क्या है ना, हम डाइटिंग करते हैं, इसमें पूरे दिन फास्टिंग होती है और सिर्फ एक बार ही खाना होता है। लेकिन आप सभी को इस डाइटिंग की क्या जरूरत पड़ गई? देखने में तो आप सभी बिल्कुल फिट हैं। डाइटिंग करने के लिए हमसे हमारी फैमिली डॉक्टर ने कहा था। अब उनकी बात हम कैसे टाल सकते हैं? तुम भी डाइटिंग करो, इससे हमारी इनर बॉडी बहुत अच्छी होती है, सारे टॉक्सिन हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। अनामिका के आलीशान ससुराल वाले अनामिका से अपने गरीबी की सच्चाई छुपाते हुए उससे झूठ पर झूठ बोलते हैं। वहीं बेचारी अनामिका भी अपने ससुराल वालों की बात के चलते दिन में सिर्फ एक बार ही रोटी खाती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, आज तो इन लोगों ने दिन में एक बार भी खाना नहीं खाया है। अनामिका भूख के मारे अपना पेट पकड़कर नीचे हॉल में आती है। बहुत ज्यादा भूख लग रही है, रसोई में भी राशन नहीं है। इतने दिन से दिन भर में सब एक एक रोटी खाकर मेरा तो 2 किलो वजन कम हो गया है। मुझे अभी के अभी कुछ खाने के लिए दीजिए। क्या बहू, अभी के अभी? हाँ, वरना मैं तो चक्कर खाकर बेहोश हो जाऊंगी। नहीं नहीं बहू, तू जाकर आराम कर, मैं अभी तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। आशीष, जा जाकर कहीं से खाने का इंतजाम कर, घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। क्या बनाऊं मैं अनामिका के लिए? उसकी हालत देखिए कितनी खराब हो गई है। माँ, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्या लेकर आऊं मैं उसके लिए? ये तो तुझे अपनी उन हरकतों को करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर उस समय बिजनेस पर ध्यान दिया होता तो आज ये सब ना होता। वापस अपने माँ के ताने शुरू होता देख आशीष जल्दी से उठकर बाहर चला जाता है। आशीष के घर से थोड़ी दूर पर आज आलू पूरी का भंडारा हो रहा था। आशीष अपने पूरे परिवार के लिए भंडारे की आलू पूरी ले आता है, जिसे खाकर आज अनामिका का पेट ठीक से भरता है। ये आलू पूरी तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, लेकिन इसमें तो भंडारे वाला स्वाद आ रहा है। क्या ये आपने भंडारे से मंगवाई है? घर में राशन रखा हुआ था, तूने ठीक से देखा ही नहीं था, इसलिए मैंने तेरे लिए आलू पूरी की सब्जी बना ली। अब तू आराम से जी भर कर खाना। हर रोज परिवार कभी कभी भंडारे से तो कभी किसी होटल ढाबे के बचे हुए खाने को लाकर खाता, जिससे अनामिका अभी तक पूरी तरह से अनजान थी। माँ जी, मेरा इतना बड़ा आलीशान ससुराल है, लेकिन लाइट सिर्फ हॉल की ही क्यों जलती है? सारे घर की लाइट हमेशा बंद रहती है, ऐसा क्यों? वैसे हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है,
लाख रुपए का भी बिजली का बिल हम आराम से भर देते हैं। लेकिन वो क्या है ना, बिजली की बचत करना भी तो जरूरी है, इसलिए हम जिस कमरे में बैठते हैं सिर्फ वहीं की लाइट जलाते हैं। अरे पायल, तुमने तो ये सूट परसों भी पहना था और फिर से आज पहन लिया, और मेरे ख्याल से इस हफ्ते में तुम तीसरी बार ये सूट पहन रही हो। भाभी वो क्या है ना, ये सूट मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे ही बार बार रिपीट कर लेती हूँ। अनामिका के ससुराल वालों की असलियत और धीरे धीरे अनामिका के सामने आ रहा था। बार बार 2 जोड़े कपड़ों को ही रिपीट करना, राशन का एक दाना न होना, यह सब आपके मन में शक पैदा करने लगा था। आशीष, मेरा चाउमीन खाने का मन कर रहा है, प्लीज मेरे लिए चाउमीन ले आओ ना, या मैं खुद बना लूं। लेकिन अनामिका, चाउमीन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, कहीं तुम उसे खाने के बाद बीमार पड़ गई तो। जितना कहा है उतना करो। जब भी कुछ खाने के लिए बोलती हूँ तो तुम अपना प्रवचन झाड़ना शुरू कर देते हो। अगर मुझे तुमने चाउमीन नहीं खिलाई ना तो कमरे का दरवाजा भी तुम्हारे लिए बंद रहेगा। अब जाओ यहाँ से, मेरे लिए चाउमीन लेकर आओ। अनामिका की बात सुन आशीष सीधा अपनी माँ के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। बहू भी ना हर रोज कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करती रहती है। अगर अब नहीं लाकर दिया तो यही सोचेगी कि आलीशान ससुराल है लेकिन खाने को कुछ भी नहीं है। अब क्या करूं मैं। संगीता परेशान हो ही रही होती है कि तभी उसे अपने कमरे के खिड़की के बाहर एक चाउमीन के ठेले वाला दिखाई देता है, जहां काफी सारे बच्चे उससे चाउमीन लेकर खा रहे थे। संगीता जल्दी से उन बच्चों के पास जाती है और एक बच्चे से उसकी चाउमीन की प्लेट ले लेती है। आपने मेरी चाउमीन क्यों ले ली? आंटी, इसे मुझे वापस करो, ये मेरी चाउमीन है। बेटा, चाउमीन बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, इससे पेट में कीड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे ले जा रही हूँ। चलो अब घर जाकर अच्छे बच्चों की तरह रोटी सब्जी खाओ। उस बच्चे से चाउमीन की प्लेट वापस घर में आ जाती है, लेकिन संगीता को ये सब करते हुए अनामिका अपने कमरे की खिड़की से देख लेती है। चाउमीन खानी थी ना, गर्मा गर्म चाउमीन। आपको शर्म नहीं आई उस मासूम बच्चे से चाउमीन छीनते हुए? इतना आलीशान घर है आप लोगों का, क्या आप लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है कि आप चाउमीन खरीद सके? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। घर में राशन का एक दाना नहीं होता, सभी एक ही कपड़े को बार बार रिपीट करते हैं, घर की ज्यादातर लाइट हमेशा बंद रहती है, आप सब दिन में सिर्फ एक रोटी खाते हैं। आखिरकार ये सब क्या है? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे सच बताइए या तो फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। अनामिका के पूछने पर आशीष न चाहते हुए भी उसे सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर लेकिन आप लोगों ने मुझसे बात छुपाई क्यों? तुम्हें बता देते, तुम्हारे पिता कभी भी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में नहीं देते और हमारी बेइज्जती होती सो अलग। मैं जानता हूँ सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन मैं अपने परिवार की और बेइज्जती नहीं करवा सकता। जिस दिन से तुम्हारा मेरा ये रिश्ता हुआ था, मैं तो उसी दिन से तुमसे प्यार करने लगी थी। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी, और मेरे डैड ऐसे नहीं हैं। अगर आप लोग उन्हें पहले बता देते तो जरूर आपकी मदद करते। हम सब एक परिवार ही तो हैं, और मुसीबत के वक्त अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आए तो कौन आएगा? अनामिका अपने पिता को सारी बात बताती है, जिसे सुन अब आशीष अनामिका के पिता के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करता है और अपनी लगन मेहनत के चलते आशीष खुद के बलबूते पर उस बिजनेस को काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अब अनामिका अपनी रसोई से भरे राशन वाले ससुराल में हंसी खुशी रहती है।